हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ठीक है। हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग 4 चीज़ें पढ़ेंगे। गुप्त ऊष्मा क्या होता है, संगलन की गुप्त ऊष्मा ना, जब किसी वस्तु को ठोस को गलाते हैं तो उस समय की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जब हम द्रव को वाष्प में बदलते हैं उस समय की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। फिर ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है। ये 4 चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, गुप्त मतलब छिपा हुआ, ठीक है, छिपा हुआ ऊष्मा। ओके, तो गुप्त ऊष्मा जो होता है, किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा, है ना, पदार्थ के इकाई मात्रा द्वारा। इकाई मात्रा मतलब ये 1 ग्राम हो सकता है या 1 केजी हो सकता है ना। इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है। तो अवस्था परिवर्तन के समय ठोस से द्रव में बदलते समय या द्रव से गैस में बदलते समय या गैस से द्रव में बदलते समय या द्रव से ठोस में बदलते समय उस वस्तु के द्वारा, उस वस्तु की इकाई मात्रा के द्वारा जो ऊष्मा अवशोषित की जाती है उसी को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। अब यह ऊष्मा इस पदार्थ को कहाँ से मिलता है? यह ऊष्मा पदार्थ को इसके अणुओं के बीच बने आबंध में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा के द्वारा प्राप्त होती है। तो जो पदार्थ होता है यह अणुओं का बना होता है, ठीक है। इन अणुओं के बीच रासायनिक बॉन्ड होता है और उन रासायनिक बॉन्ड में स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। ऊर्जा 2 प्रकार का होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होता है किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, और गतिज ऊर्जा होता है किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो पदार्थ के अणुओं के बीच जो बॉन्ड होता है उनमें स्थितिज ऊर्जा होती है और इसी स्थितिज ऊर्जा से इस पदार्थ को गुप्त ऊष्मा प्राप्त होता है। तो गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह पदार्थ है जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के समय उस वस्तु के इकाई मात्रा द्वारा अवशोषित किया जाता है। ओके, ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। ओके, अगला है संगलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो संगलन की गुप्त ऊष्मा, संगलन मतलब गलना, है ना। ठोस को गर्म करते हैं तो वो गलने लगता है। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, ठीक है, उसके द्रवणांक पर, ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। उसी को यहाँ पर आपके लिए लिख दिया हूँ। वायुमंडलीय दाब पर, है ना, वायुमंडलीय दाब। आप जानते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, है ना, जिसमें सबसे अधिक गैस है नाइट्रोजन गैस, है ना। 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन गैस और बाकी के परसेंट अन्य गैस जैसे हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स वगैरह वगैरह होते हैं। और ये क्या करती है, अपने परिवेश में दाब डालती है, उसी को बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। ओके, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, गलनांक पहले बताया हूँ, गलनांक वह ताप होता है जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है। तो उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही बोलते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा।
जैसे बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है 336 किलो जूल प्रति मोल। तो संगलन के गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है किलो जूल प्रति मोल। इसी को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं 336 किलो के लिए के जूल के लिए कैपिटल जे, किलो जूल, मोल प्रति मोल को हम है ना घात -1 लिखते हैं। तो बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है 336 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद देखेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो इसकी परिभाषा भी है ना संगलन की गुप्त ऊष्मा के जैसे ही है। ओके, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही कहते हैं है ना वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ओके, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए ओके क्वथनांक होता है वह ताप जिस पर कोई द्रव उबल कर गैस में बदलता है, उसी को बोलते हैं उसका क्वथनांक, है ना। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन, है ना। आपको बता चुका हूँ कैसे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं ये बता चुका हूँ। तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस अर्थात 373 केल्विन होता है। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। उदाहरण के लिए पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 2260 किलो जूल प्रति किलोग्राम। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2260 किलो जूल पर केजी, है ना। यहाँ घात -1 है मतलब इसको बोलते हैं प्रति, या तो इधर ऐसे भी लिख सकते हैं प्रति के लिए ये वाला साइन भी दिया जाता है ना, प्रति केजी। ओके, तो 2260 किलो जूल प्रति केजी होता है पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक, चलो इसको भी नोट कर लो। उसके बाद हम अब बाकी है ऊष्मीय ऊर्जा। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, ऊष्मा क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप होता है ना। जिस प्रकार प्रकाश भी है ना ऊर्जा का एक रूप होता है। इलेक्ट्रिक करंट वो भी ऊर्जा का एक रूप होता है। तो ऊष्मा जो होता है ऊर्जा का एक रूप होता है और यह किसी वस्तु में उसके ताप के कारण होता है। और पिछले क्लास में मैंने बताया था ताप क्या होता है ना। ताप किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन की माप होती है। तो किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसी को बोलते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, तो किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। इसका SI मात्रक जूल होता है ना। जूल को कैपिटल जे से दिखाते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊष्मीय ऊर्जा या केवल ऊर्जा भी रहता है, ऊर्जा का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? तो लिख देना जूल। ओके, ठीक है। तो एक सवाल ये सबसे पूछा जाता है और वो ये है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? ठीक है, क्वेश्चन है किसी भी पदार्थ की
अवस्था परिवर्तन के दौरान, अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? क्यों रहता है? ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है। इसको आपने भी अनुभव किया होगा। ठीक है, जैसे फ्रिज से आप बर्फ निकालते हैं, ठीक है, उस बर्फ को अगर आप गिलास में या किसी बर्तन में रख देते हैं, वो धीरे धीरे पिघलने लगता है, लेकिन जब तक पूरा का पूरा बर्फ पिघल नहीं जाता है तब तक वो ठंडा ही रहता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि ये जो बाहर से हम जो ताप देते हैं, उस ताप का इस्तेमाल कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए या उस आकर्षण बल को कमजोर करने के लिए उसका उपयोग होता है। और इसीलिए अवस्था परिवर्तन के दौरान, मतलब ठोस को द्रव में या द्रव को गैस में या गैस को द्रव में, द्रव को ठोस में बदलने के समय क्यों तापमान स्थिर रहता है? तो ओके, इसका जवाब तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है क्योंकि दिए गए, है ना, सप्लाई किए गए तापमान, ठीक है, तापमान या तापमान मतलब ऊर्जा, तो यहाँ लिख सकते हैं दिए गए ऊष्मा या ऊर्जा का उपयोग का इस्तेमाल कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने या कमजोर करने में होता है। ठीक है, जो ऊर्जा हम बाहर से देते हैं या जो ताप हम देते हैं, उसका उपयोग कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसको तोड़ने या कमजोर करने के लिए होता है। ठीक है, तो जब ठोस को गर्म करते हैं तो क्या होता है, कणों के बीच का आकर्षण बल कमजोर हो जाता है और वो द्रव में बदल जाता है। और जब द्रव को गर्म करते हैं तो कणों के बीच का आकर्षण बल टूट जाता है और कण दूर दूर हो जाते हैं और इसीलिए वह गैस में बदल जाता है। ओके, तो किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है क्योंकि दिए गए ऊर्जा या दिए गए ऊष्मा का उपयोग या दिए गए ताप का उपयोग कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने या कमजोर करने में किया जाता है। ओके, तो यहाँ ऊर्जा की जगह में लिख दो ऊष्मा, ठीक रहेगा। ऊष्मा भी ऊर्जा का ही एक रूप है। ओके, दिए गए ऊष्मा का उपयोग कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने या कमजोर करने में होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में।